हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 के हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 राजा किसान और नगर चैप्टर से। आज हम लेकर के आए हैं एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को हम लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, भारत का एक महान साम्राज्य, प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, तो एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, और जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास अंधकार से प्रकाश के युग में प्रवेश करता है। मौर्य काल से पहले किसी निश्चित तिथि के अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान बहुत कुछ अस्पष्ट रहा है। मौर्य युग का प्रारंभ भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक ज्योति स्तंभ है, जिसके हम इसको कह सकते हैं मौर्य युग जो था प्रारंभ में भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक ज्योति स्तंभ है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के क्रमबद्ध प्रारंभिक इतिहास का सूत्रपात होता है। तो वही है मौर्य साम्राज्य। बहुत ही इसके शासक जो थे बहुत ही महान थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक था जिसने महानंद को धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी काल से भारत में राजनीतिक एकता के युग का श्री गणेश होता है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वह पहला ऐतिहासिक सम्राट था जिसने छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके भारत के अधिकांश भागों को एक सुदृढ़ और राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। विश्व को शांति एवं प्रेम का संदेश देने वाला इसको हम सम्राट कह सकते हैं। और ये महान सम्राट था जिसने, इसके पौत्र था अशोक, इसका नाम था। मौर्य वंश का एक महान सम्राट था मौर्य वंश का अशोक। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। तो अशोक मौर्य वंश से ही संबंधित था। मौर्य वंश का बहुत ही महान सम्राट था। तो हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के बारे में, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका। यहाँ आप देख सकते हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख प्रकृति और अशोक द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया था वह भी मौर्य साम्राज्य, उस अभिलेख के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमने मेगास्थनीज का इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रधानमंत्री था, एक ब्राह्मण था। और कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था, मेन नाम। और इसका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। तो इससे भी जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। और इसके अलावा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, जिससे जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में। और बौद्ध जैन ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। इसके अलावा पुराण से भी जानकारी मिलती है। और अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए उससे भी जानकारी मिलती है। और सिक्के से भी, उस समय के जो सिक्के था उससे भी जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलता है। इसके अलावा भवन और स्मारक से भी मौर्य वंश के जानकारियाँ मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज उसका नाम था। तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय का शासन प्रशासन और उस समय की जो व्यवस्था थी उसे पता चलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था
मेगास्थनीज को, और जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था। और इसने 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, इसके अलावा धार्मिक जो दशा थी, उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। और तो इसी से इसके जो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखा गया, इससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था कुछ भाग। सुप्रसिद्ध विद्वान और ब्राह्मण थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था कौटिल्य। और मौर्य वंश के इतिहास पर इससे बहुत प्रकाश पड़ता है और बहुत प्रकाश डाला था इसने। और इससे मौर्य काल की राजनीतिक दशा तथा प्रशासन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवृत्ति जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों द्वारा भी मिलता है। तो और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी मौर्य वंश के शासकों के, मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। जैसे कल्पसूत्र हो गया, आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित किया, इसको रचना किया गया था कल्पसूत्र को। और हेमचंद्र द्वारा रचित किया गया था परिशिष्ट वर्मन। तो कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन जैसे जो दो ग्रंथ है। इसके अलावा दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश तथा दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल एवं शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत बड़े साक्ष्य है जिससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख और सिक्के से भी। तो मौर्य काल के इतिहास के लिए शाब्दिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत उत्कीर्ण लेख है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उत्कीर्ण किया गया है। ये लेख शिलाओं, गुफाओं और स्तंभों से में खोदे गए अभिलेख है। जैसे कि रुद्रदामा का पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत में राज्य विस्तार का भी पता चलता है। और इसके अलावा पत्थरों एवं स्तंभों पर जो अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया था, मौर्यकालीन इतिहास के शाब्दिक महत्वपूर्ण साधन है। और मौर्य राजाओं के सिक्के भी उस काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर करवाया था अशोक। और उसने इसके अलावा अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। इनमें बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए, इसके धर्म में लिखा हुआ था। धर्म का उसने धर्मों का, जिसको हम धर्म कह सकते हैं, तो धर्म का प्रचार किया था। धर्म क्या था जो अशोक के बारे में लिखा गया था, उसकी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं कि अशोक शासक के रूप में अशोक की शाब्दिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी उस समय का, वो था धर्म। वह अपनी प्रजा के लिए उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित एक नैतिक संहिता की व्यवस्था करना चाहता था। और इसीलिए उसने धर्मों के अच्छे नियमों को संग्रह, जिसको कहते हैं, उसी को तो धर्म कहा जाता है, जिसमें धर्मों को अच्छे नियमों का संग्रह कह सकते हैं हम इसको। तो धर्म के माध्यम से अशोक ने एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की आधारशिला रखी जो सभी को समान रूप से मान्य थी, और वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। सभी धर्मों एवं संप्रदायों के नैतिक मूल्यों में पाई जाने वाली एकता का उसका दृढ़ विश्वास था। तो इस प्रकार अशोक का धर्म, जैसा कि उसने अभिलेखों, शिलालेखों, उसके जो अभिलेख हैं, उसके द्वारा जो अभिलेख जो लिखवाए गए शिलालेख थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक नैतिक नियम और एक समान आचार संहिता, अथवा इसको हम नैतिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, तो अशोक द्वारा इस तरह के धर्म का प्रचार किया गया। और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों का, परंपराओं का आदर इसमें शामिल था। धर्म
का जो प्रचार किया गया उसमें अशोक के द्वारा, इतने महान सम्राट था अशोक मौर्य वंश का, जिसने धम्म का मतलब सभी धर्मों का संग्रह, तो इसका प्रचार किया। तो इसके अलावा प्रथम सम्राट जो था मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपनी विजय उपलब्धि से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। विशाल मौर्य साम्राज्य पश्चिम से अफगानिस्तान से पूर्व में असम तक फैला हुआ था और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक ये फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो इस विस्तृत राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहले राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की विशालता की पुष्टि इस महत्वपूर्ण साम्राज्य क्षेत्र में स्थान स्थान पर पाए जाने वाले अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखवाए गए उससे जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। तो यह संपूर्ण साम्राज्य विस्तार लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया था। तो और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, वो जिसमें पहला था राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जयिनी और तोसली और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का मतलब स्वर्ण मीन्स सोना और गिरी मीन्स पहाड़, सोने की पहाड़। तो ये तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी ये मौर्य साम्राज्य के, और इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य के राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। तो क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। और वो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे बहुत ही कुशल और जनहितैषी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी इन्होंने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख तथा मेगास्थनीज के विवरण से हमें पता चलता है कि प्रजा हित की भावना मौर्य साम्राज्य का प्रमुख आधार थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना था, उसके जान माल की रक्षा करना, बाह्य और आंतरिक खतरों से राज्य की रक्षा करना, निष्पक्ष न्याय करना, जनहितैषी कार्यों को करना, ये सब राजा के, मौर्य वंश के जो राजा थे उसके प्रमुख कर्तव्य थे। तो मौर्य शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था और सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। उसका पद वंशानुगत था, उसकी शक्तियां एवं अधिकार असीमित थे और उसके पास न्यायिक, विधायी और कार्यकारी तीनों प्रकार की शक्तियां थी। तो जैसा कि आज हमारे देश में भी, आज हमारा प्रजातांत्रिक देश में भी वही व्यवस्था है, 3 प्रकार की, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उस प्रकार के भी शासन व्यवस्था इसी प्रकार की थी और उसके पास न्यायिक, विधायिक और कार्यकारिणी तीनों प्रकार की शक्तियां थी। राजा को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था और अशोक के राज्यादेश उसके उल्लेखनीय उदाहरण जो है, जैसा कि मौर्य प्रशासन में मंत्रियों का विशेष महत्व था। केंद्रीय प्रशासन को सरलता और कुशलता पूर्वक चलाने के लिए राजा के कुछ मंत्री हुआ करते थे जो राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा पुरोहित हुआ करते थे, सबसे महत्वपूर्ण थे ये मौर्य काल के समय में पुरोहित। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री और पुरोहित के पद संयुक्त हो गए थे। तो इस मौर्य साम्राज्य के जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। और मौर्य काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी जैसे अनेक महत्वपूर्ण नगर जो थे वो नगर प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था, इस नगर की ओर। और मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन एक परिषद के द्वारा किया जाता था। और इसके अलावा इतिहासकार के विचार हैं कि अन्य नगरों में भी पाटलिपुत्र जैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था, नगर अध्यक्ष होता था। उसकी सहायता के लिए 30 सदस्यों का एक परिषद नियुक्त की गई थी।
तो ये परिषद 6 समितियों में विभक्त थी और ये समितियां थी शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनगणना समिति और कई एक नाम था, व्यापार समिति हो गया इसके अलावा, और कई एक इसका नाम था। तो इस तरह से मौर्य काल की शासन व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सुनिश्चित शासन व्यवस्था थी उस समय की। इसके अलावा अशोक के अभिलेख से हमें महामात्रों और धर्म महामात्रों के भी बारे में उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, निस्संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी, बहुत ही सुनिश्चित शासन व्यवस्था थी। और साम्राज्य के ये आप देख सकते हैं अशोक के अभिलेख का जो वितरण यहाँ पर किया गया है। मानसेहरा अभिलेख, सहानवाजी अभिलेख, तहसीला अभिलेख, कंधार अभिलेख, कलसी, टोपरा, बहादुर, मेरठ, सब अशोक के द्वारा। सांची स्तूप यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, अभिलेख लिखवाया गया था, उसको यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो नगर शामिल थे मौर्य साम्राज्य में, जैसे कि अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, और कहाँ अफगानिस्तान सोच लीजिए, और कहाँ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। तो यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो, और इस केंद्र का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तहसीला उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है, ऐसा स्पष्ट होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी मौर्य काल में। और मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां, जैसा कि हम अभी उल्लेख किए, 6 उप समितियां में विभक्त थी, जैसे शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनगणना समिति, व्यापार वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षण समिति और कर समिति। तो ये 6 जो समितियां थी उसका उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में। और इसमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरा का काम यातायात का, तीसरा का खान पान का संचालन करनी थी, और तीसरा का काम पैदल जो सैनिक चलते थे उसकी सुरक्षा व्यवस्था, चौथा का अश्वरोही, 5वां का रथावरोही तथा 6ठे का काम था हाथियों का संचालन करना। तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और दूसरी उप समितियां का दायित्व भी विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की भी नियुक्ति करना था। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। और धर्म के जो सिद्धांत थे बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे, जो अशोक के द्वारा धर्म का जो सिद्धांत दिया गया था, वो धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों को भी नियुक्ति किया अशोक ने, और महामात्र के नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी धर्म के प्रचार के लिए, और विदेश में भी भेजा गया। तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, आप समझ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। और इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। तो 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। तो इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे गए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, और इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक है। तो साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे।
तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना, और सभी में ये प्रेरणा स्रोत था भी। एक महान सम्राट था अशोक। तो निस्संदेह सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा राज्यादेशों, शिलालेखों, स्तंभों और गुफा लेखों के रूप में जो हमें प्राप्त हुए हैं, भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें जहाँ एक और अशोक सम्राट की विजय उपलब्धियां, प्रशासनिक नीतियां और धर्म प्रचार संबंधी कार्यों का उल्लेख मिलता है, वही दूसरी ओर उसके साम्राज्य विस्तार एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर इसमें पड़ोसी देश का जो पड़ोसी देशों के साथ जो उसके संबंध थे, इस पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। तो कला की दृष्टि से भी शिलालेख एवं जो स्तंभ लेख अशोक के द्वारा जो लिखवाए गए अत्यंत प्रशंसनीय है। और इसको इसी से जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना, 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता थे। तो ये था मौर्य काल के कुछ संक्षिप्त विवरण, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पौत्र महान सम्राट मौर्य काल का वो था अशोक, तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसका क्या कारण था, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में हम उस टॉपिक को भी लेके चलते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।